commerce, 3 times in management. Further, I have qualified certificate in supply chain management from IIT Bombay. This is a short profile of my academics. On basis of it, I am going to assist you as per my levels. Now it is up to you and me how the class is going to be functioned and what ultimate output of the class will be at the end. What I have delivered and what you have conceived. The motive of class to resolve the issues regarding the studies and upgrade the level of understandability regarding any topic or the subject. This is the core motive of any class, as per my opinion. मेरा पूरा फोकस वहां पे बेटा होगा कि हमारी आपकी समझ किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को लेके वो बढ़े और एक्सप्लेनेबिलिटी differs to person to person. Everybody has some special type of qualities and special type of abilities to expose itself. हर एक के अंदर कुछ न कुछ मिलता है, तो वो एक्सपोज तो तभी कर पाएगा जब वो चीजों को समझा हुआ होगा, उसे समझ आ रही है। ठीक, वो तभी कर पाएगा। तो हमारा आपका काम कहाँ पर होना चाहिए कि हम अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, और उसमें हमारा आपका फोकस किस पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन वी अपग्रेड। बिल्कुल उस पर बहुत ज्यादा हम आपको नहीं ले जाएंगे कि बहुत ज्यादा रटना है, बहुत ज्यादा लिखना है। हाँ, जितना अच्छा समझ में आए, दैट इज particularly in the subject of tax, this is so easy. और एक बात तो जिसको भी स्टडीज को शुरू करने के पहले बिल्कुल उसके बोल देना चाहते हैं हम आपसे कि प्लीज परचेज इस सब्जेक्ट में किताब जरूर खरीदें। ठीक, किसी भी पुराने स्टूडेंट से या अपने सीनियर से हम बुक ले लेंगे या कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी से ले लेंगे, डोंट डिपेंड ऑन इट इन पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ टैक्स इन इंडिया, बिकॉज दिस इज एवर चेंजिंग। एक साल पहले जो नियम थे वो अब नहीं है, उनमें से काफी चेंज हो गए, कुछ चीजें हट गई हैं, कुछ बदल गई। तो अगर आपके पास पुराना मटेरियल है देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, वहाँ आपकी नॉलेज क्या हो जाएगी? करेक्ट नहीं रहेगी। क्लियर है? तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो वो बिल्कुल लेटेस्ट हो। तो आप कोशिश ये करें कि सब आपके सबके पास कॉमनली बुक्स हो जो इस सेशन की करेंट, जितने ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं वो अडेप्ट हो चुके हैं। हर साल हमारा फाइनेंस में आता है, तो हर साल कुछ फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस आते हैं, तो हर साल कुछ न कुछ टैक्सेस में चेंजेस आते हैं। ये तो मुझे अपनी तरफ से कह दिया मैंने, और मैं जिस बुक का सहारा लेके चलूंगा आपके साथ वो है डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा और साहित्य भवन पब्लिकेशन। ये आपका जो कोर्स मटेरियल है उसमें सजेस्टेड बुक है, तो इसका बेस लेकर के हम लोग चलेंगे। कोशिश करें आप लोग अगर इसी तरीके की ले लेंगे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। ये जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस होगा मुझे केवल नंबर बोल देना होगा कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम लोग साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कभी कुछ आपको होमवर्क में घर से काम करने के लिए कोई एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नंबर बोलना है तो मैं बोल दूँगा, सबके पास कॉमन होगा और सब लोग एक साथ अच्छे से चल कि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे इसमें, तो उसके लिए हमारे पास इसकी तैयारी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, एट द टाइम ऑफ क्लास आपके पास कैलकुलेटर तैयार होना चाहिए कि कई जगह पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है कैलकुलेशन के लिए, तो डोंट डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द बुक। ठीक, क्योंकि एग्जाम में भी आपको परमिट होगा ही कैलकुलेटर तैयार करने से, तो वो रहता है। डोंट डिपेंड ऑन द फोन की भी एक लिमिट है। ठीक, तो ये तो मेरी कुछ अपनी तरफ से बात हो गई। एनीथिंग यू हैव टू से before we start?
स्टडीज और स्टडीज से रिलेटेड बात हो, इससे पहले आपको कुछ कहना है प्लीज? एनीबॉडी? किसी भी तरीके की बात आप, मे बी विद द स्टडीज या कुछ अलग अलग हटके भी? नहीं? ओके, तो एकेडमिक्स का प्रोफाइल हो गया बच्चों। और हमको आपको तो रहना है अभी इस कोर्स में और इसके साथ आखिरी तक। तो इससे रिलेटेड कुछ जो एक छोटा सा अलग सा प्रोफाइल है वो भी आपको पता हो जाए, कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है। और वर्किंग एक्सपीरियंस भी मेरे पास है of the government. I have served as an accountant in the UP State Railway Corporation. I served as store manager in the Reliance Retail. Reliance Retail में store manager की तरह भी मैंने काम किया है। और यूपी स्टेट रेलवे कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का है, यहाँ पर भी 15-16 ईयर्स एज एन अकाउंटेंट काम किया है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस या वर्किंग में कहाँ पर किस तरीके के एक्सपीरियंसेस की जरूरत पड़ती है, ये भी आपके लिए काम। ओके, देन करिकुलर, क्योंकि आपकी एज में करिकुलर का बड़ा महत्व है। तो करिकुलर, I have represented 3 years consecutively Kanpur University cricket team in my time, and I was the standby in the Ranji Trophy cricket team in 1993. And I have got the job in this UP State Handling Corporation as an sports person under the sports quota. Yes, sir. Yes. So your voice is not clear. This आवाज नहीं clear? सर क्लियर नहीं है सर, बफर हो रही है। बेटा मुझे खुद आपकी बहुत आवाज क्लीन सुनाई दे रही है। Now it is clear? Isita, now it is clear? यस सर। Okay. तो मैंने क्या बोला था, करिकुलर की बात हो रही थी, क्योंकि पहले दिन थोड़ा परिचय जरूर हो जाए तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि यार ये कौन बंदा आ गया, किसके साथ मुझे बैठ के पढ़ाई भी करनी है और वो भी। तो व्हाट आर द एक्सपीरियंस आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट इन एवरी टाइप ऑफ डिस्कशन। कोई भी कुछ बोल रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो उसके पीछे उसके अपने एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो उनका रिफ्लेक्शन भी आएगा आपके लिए कहीं ना कहीं हर समय आएगा। इसलिए मैंने केवल बता दिया कि हम आप ही के बीच के जैसे हैं, खेलने के समय पे खेलने पे और पढ़ने के समय पर पढ़ने पे। पढ़ाई का भी आपने जान लिया और खेल का भी। ठीक, बाकी चीजें ही डिस्कस करने की आपके साथ अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। ओके, तो हम लोग मेन टॉपिक पर अपने आ जाते हैं ना, इनकम टैक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टैक्स? टैक्स इसे क्या समझते हैं? Sir, income of government. Income of government. इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, you can write it anywhere. Tax is the source of income of the government, source of revenue। ठीक बात है ये। और क्या इतने से काम हो जाता है? And sir, burden on people. एक बर्डन है जिनको देना पड़ेगा। ठीक, ये दोनों बातें ठीक है। Anybody else? Sir, it is a charge levied by government on the income earned by persons or individuals. ये भी बात ठीक है। तो ये सारी किताबों वाली बातें आप मुझे बता रहे हैं जो किताब में लिखी है। जर्नल बात एकदम बताइए, जर्नल तरीके वाली, layman language। फर्स्ट क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग इन द लेमैन लैंग्वेज, और फिर किताब की बात तो आप पढ़ेंगे ही तब और अच्छी हो जाएगी। एकदम किसी आराम से, जो एकदम जो कुछ भी टैक्स को ना जानता हो, ना पढ़ता हो, ना समझता हो, उससे पूछ लो उसे टैक्स देना पड़ता हो किसी भी तरीके का, उसको रख के पूछ लो यार टैक्स क्या है। टैक्स बेसिकली इसकी क्या जो फीलिंग्स होती है रिगार्डिंग टैक्स? इनकम हम जो अर्न करते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कंट्री की गवर्नमेंट को। यस मिस्टर जैन, अभी नई नई बातें आप ला रहे हैं, परसेंटेज और पता नहीं क्या क्या। मैं पूछ रहा हूँ टैक्स क्या है, सिंपल सी बात बताओ मुझे। टैक्स इज ए टाइप ऑफ चार्ज, हिंदी भाषा ठीक है। और टैक्स इज अ टाइप ऑफ चार्ज विच इज imposed on any person
बाई द गवर्नमेंट, इतना ही तो हुआ ना। इट इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अभी मैं इनकम टैक्स पे जा ही नहीं रहा हूँ, एक सिंपल टर्म्स में टैक्स की बात कर रहा हूँ। पहले से जब भी आप कोई अपनी एंशिएंट बुक्स पढ़े या कहीं पर भी कोई आप एंशिएंट सीरियल देख रहे हो तो उसमें भी वर्ड आता होगा कर संग्रह, कर संग्रह, कर। व्हाट इज दिस कर? वो जो सरकार या जो राजा इकट्ठा करे, किससे? जनता से या किसी वर्ग से, और एनी सोसाइटी और एनी टाइप ऑफ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्संस, वहां से उसको कलेक्ट करना है। अब कलेक्ट करना है तो फिर हम बोल सकते हैं वो उसके लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और जब वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तो यार ये तुम्हें चाहिए क्यों? अगर आप अपने घर वालों से कुछ पॉकेट मनी मांगे तो वो पूछ सकते हैं ये क्यों चाहिए। तो गवर्नमेंट हैव सम रीजंस विद देम to use in the welfare of the society or for the welfare of the nation or for the welfare or the security of the nation. If government have revenues, they can implement more security, they can take more security measures, they can acquire more weapons, they can do the more infrastructure development. ये सारे कारण है उनके पास कि मेरे पास रेवेन्यू क्यों होना चाहिए, और रेवेन्यू हम कहाँ कहाँ से लें और कैसे कैसे करें। यहाँ तक की सारी बात क्लियर हो गई इसमें आपको। फर्स्ट आ पर्सन कोई व्यक्ति होगा, ठीक। अब ये व्यक्ति क्या होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी से आप उसका नोट या पॉइंट बनाना शुरू कर दीजिए। जो हम लोगों ने टैक्स की चर्चा शुरू की, द इनिशियल डिस्कशन वी हैव स्टार्टेड, वी फाउंड देयर आर सम पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ सिंगल पर्सन नीड्स समबडी टू गिव द टैक्स, ठीक, and somebody is to collect the tax, and this somebody is a person and this somebody is the government, maybe the state government, maybe the central government, ठीक, कुछ भी हो सकती है। अब ये दो बातें तो क्लियर हो गई। इससे आगे अगर हम बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, यार ये देने वाला हो गया, ये तो लेने वाला हो गया, तो दिया क्या जा रहा है? दैट इज द मनी, दैट इज द मनी, ठीक। इतनी बात हो गई कि ये पैसा होगा वो दिया जाएगा। फिर एक आगे इससे बात बढ़ जाएगी, तो लोगे कैसे भाई? हम 4 लोग हैं, इनसे कितना लोगे, इनसे कितना लोगे, इनसे कितना लोगे, इनसे कम क्यों लिया तो इनसे क्यों ज्यादा लिया? दैट इज द रेट्स which is Mr. Jain is telling about a certain percentage. Those are the rates which are going to be applicable on the persons regarding the rules and laws which are prescribed under the Income Tax Act. बिल्कुल आसानी से बात समझ आ रही है ना? मेरा काम समझाना है बिल्कुल अच्छे से। बुक्स आप लोग लाएंगे, टेक्स्ट आप लोग खुद देखेंगे, मेरी पक्का गारंटी है कि आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। बस ये डिस्कशन याद रखिए। टैक्स, अभी मैं इनकम टैक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। टैक्स सरकार के लिए एक रेवेन्यू है, ये आप लोगों ने मुझे बताया जो सही। टैक्स जनता को या जनता के किसी समूह को, एनी पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्संस को देना पड़ता है, ये भी बात सही। जो ट्रांसफर होता है दैट इज सम लिटरल वैल्यू, ठीक, उसकी कोई रुपए के इसमें मूल्यांकन होता है, सम लिटरल वैल्यू है। अब जब लिटरल वैल्यू है तो उसके साथ किससे कितनी ली जाए ये होगा। तो किससे कितनी ली जाए ये डिपेंड करेगा ऑन द फ्लो ऑफ मनी विच इज among the persons or some rates which are prescribed or defined by the law. यहाँ तक की सारी बात क्लियर है? तो हमने हल्का हल्का चर्चा आपसे रेट की कर ली, हल्की हल्की चर्चा पर्सन से कर ली, हल्की हल्की चर्चा कलेक्टिंग अथॉरिटी की कर ली। अब इनके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये अपने आप में पूरे पूरे खुद एक एवेन्यू की तरह खुलेंगे और अपनी पहचान कराएंगे कि मैं कौन, मैं कौन, मैं। ठीक, अब मुझे जरा थोड़ा सा, पहली क्लास है तो अच्छी हो। सबसे पहला टैक्स कौन सा रहा होगा दुनिया में? कुछ अंदाजा लगा के बताइए। The first tax, which was the first tax? इनकम टैक्स की बात नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर। यस बेटा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा इसी तरह।
सर एग्रीकल्चर। चैट पे लिख दो, मुझे आवाज ठीक आ नहीं रही है आपकी, चैट पे लिख दो। एग्रीकल्चर, ओके। तो एग्रीकल्चर, तो काफी हद तक सही है। तो इसको हम लोगों ने एक मूवी भी देखी थी, लगान, याद है आप सबको? लगान मूवी, दैट इज यस सर। डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर टैक्स। ठीक समझ आ रहा है आपको? क्योंकि पहले हमारी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन था वो एग्रीकल्चर था, अधिकतर जगह की इकोनॉमी में, क्योंकि डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे उस तरीके के इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस से रिलेटेड, तो मेन सोर्स एग्रीकल्चर हुआ करता था। और ये आप तय जान लिए, जब से, अच्छे से लिख लीजिए, जब से कोई राज व्यवस्था आई होगी धरती पर, तब से टैक्स आ गया। Any type of dynasty or any type of ruling pattern when get shaped into the earth, the tax come into the existence. जहां पर भी कोई डायनेस्टी, कोई भी रूलिंग, कोई भी राजप्रथा, कोई भी कुछ आया होगा, वहीं टैक्स आ गया होगा। क्योंकि किसी भी राज्य को, किसी स्टेट को, किसी भी तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, कैसे भी हो, कमानी तो जाएगी नहीं, रेवेन्यू उसे चाहिए, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ टैक्सेस। क्लियर? तो सबसे पहला हमारे लिए कौन सा आया? लगान। ठीक, यहां से शुरू होते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते, इसके बाद और आगे शुरू होंगे सब। एक बेस डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, शुरुआती डेफिनेशन मानी जाती है टैक्स की, इट इज विच इज ऑफ कौटिल्य, जिनको आप लोग हम सब लोग जानते हैं चाणक्य के नाम से। छोटी डेफिनेशन है रिगार्डिंग द टैक्स, कौटिल्य की बात हो रही है तो वो डेफिनेशन हिंदी में ही होगी कि राजा कर को इस प्रकार संग्रहित करे जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद को एकत्र करती। The tax should be collected by the government in the way as honey bee collects honey from the flowers. Means what they want to say? क्या कहना चाह रहे हो वहां पर कि टैक्स इस तरीके से लिया जाए, आप और हम में से कोई क्या बता सकता है, अगर दो फूल लगे हुए हैं, कि इससे आकर के हनी बी अपने हिस्से का शहद लेके, हमें आप में से कोई बता सकता है? इज द charm, is the flourishness, is the essence, is the glowingness of the flower is going to be decreased? No, कोई नहीं बता सकता कि हाँ इससे हनी कलेक्ट हो गया, इससे नहीं हुआ। मतलब क्या कि टैक्स का जो इम्पोजिशन हो, जो वर्ड आप लोगों ने भी बोला था, दैट इज अ चार्ज, तो वो चार्ज ऐसा हो कि द पर्सन हु इज डिस्चार्जिंग दैट चार्ज, चार्ज मीन्स एनी इम्पोजिशन, इफ देयर इज ए चार्ज तो उसका उल्टा काम होगा डिस्चार्ज, जिसके ऊपर आपने चार्ज लादा उसे तो वो डिस्चार्ज करना पड़ेगा ना, दैट इज व्हाई इट इज अ चार्ज। तो द पर्सन विच इज डिस्चार्जिंग द चार्ज ऑफ द टैक्स, उसकी सेहत पर कोई असर ना पड़े, ये कहना चाह रहे हैं कि जिससे भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसकी डेली रूटीन ऑफ लाइफ पर कोई फर्क ना पड़े, इतना मिनिमम हो, तो हर लोग आसानी से देते रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से सब चलेगा। दिस वाज द फर्स्ट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टू द डिस्कशन? सर लेकिन अगर इकोनॉमी पे बर्डन पड़ेगा तो सर वो गवर्नमेंट तो सर हम ही से लेगी, तो सर हम लोग की बर्डन बढ़ जाएगा फिर तो। बेटा ये हम किस समय की बात कर रहे हैं? चाणक्य समय की बात कर रहे हैं। ये डेफिनेशंस हैं और एनी थॉट ऑफ, जैसे हमारा किसी भी चीज में फ्लो होता है तो फ्लो इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसमें एक उछाल और उसकी तेजी, उसकी आवाज दूसरी होती है, प्लेन तक आते आते दूसरी हो जाती है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते तीसरी हो जाती है। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में कोई फ्लो आगे बढ़ता है तो वो अपने आप को अडेप्ट करता चला जाता है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट और उसमें चेंज आता चला जाता है। सेम विद द टैक्स, ये उस समय की डेफिनेशन है, मोस्ट आइडियल वन।
और ये जरूरी नहीं है कि आइडियल थिंग्स आर ऑलवेज बी फॉलोड इन द सेम मैनर, क्योंकि उस समय रिक्वायरमेंट्स कम थी। अब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, अगर रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है तो टैक्स लेने के तरीके ज्यादा है, टैक्स लेने के रूल्स ज्यादा है, सो मेनी थिंग्स। हम ये नहीं चाहते कि ये सही है, इसका पालन करना चाहिए। ये तो केवल आपको केवल थॉट फ्लो और द फ्लो ऑफ टैक्स बता रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे कैसे चला है, इवोल्यूशन, जिससे आपका इंटरेस्ट आए थोड़ा थोड़ा, समझ में भी आए कि ये क्या है। वरना टैक्स और लॉ इन सबके नाम से लोग थोड़ा थोड़ा डरते हैं। ठीक, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको तो इनकी समझ बनानी पड़ेगी, तो एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए कि कल को कभी कोई आपसे बात करे कि यार ये टैक्स ये हर समय का बोझ है, तो आप ये कह पाओ नहीं भाई ये तो हमेशा से चलता चला रहा है, देखो फलाने ने ऐसा कहा, ये ऐसा ही ऐसा, सम नॉलेज जस्ट सिंपल, इतने के लिए है आज का सेशन हमारा अभी तक। ठीक, तो जैसे हम लोग अब आगे आ जाएंगे तो ये आगे की बात है कि आगे गवर्नमेंट कैसा लेने वाली है, कैसा इम्पोजिशन है, कैसा बर्डन ज्यादा आएगा, तो ये आज की नीड है। उस समय तलवारों से और तीरों से और घोड़ों से युद्ध लड़े जाते थे, तो उस समय राजा को टैक्स दूसरा चाहिए होता था। अब एक एटम बम बनाना है, F-35 लाना है, तो उसके लिए दूसरा पैसा चाहिए। अब 10,000 की फौज होती थी, आज आपको 10 लाख की फौज रखनी है, तो उसका खर्चा है, तो दूसरा टैक्स चाहिए। मोर रेवेन्यू नीडेड बाय द गवर्नमेंट, मोर टैक्सेशन, सिंपल सी थ्योरी है। मोर डेवलपमेंट, मोर टैक्स। तो जब जैसा समय, तो ये उस समय की आइडियल है, मैं केवल फ्लो बता रहा हूँ कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी और कैसे कैसे होती है। ठीक, यस तो ये सर। बेहतर है हमारे आपके लिए। ये टैक्स होते क्या है, शुरू कहाँ से हुए, चलिए अब एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आपने सबने नाम सुने होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ फर्स्ट रिस्पॉन्स, सुना है कि नहीं सुना? हैव यू heard this word, direct tax and indirect tax? Please respond. Yes, नहीं तो बोलना है बेटा। Yes, have you heard this word, direct and indirect tax? यस सर सुना। Yes. So what is your simple understanding regarding direct or indirect tax? Simple understanding. और पता नहीं क्यों मुझको ये तरीका बहुत अच्छा लगता है कि साथ साथ बात करते हुए हम लोग आगे चले। अगर एक तरफा होता चला जाएगा, then I am in no situation where you are standing. कहाँ खड़े हैं आप? अगर आप कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा रुक के इनको साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम तो अपने हिसाब से वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। what you are conceiving, I have no knowledge. So at the end of the lecture, what was the result? The result is हाँ कुछ बात तो हुई थी, कुछ कुछ समझ आई है, कुछ तो था यार बड़ा ठीक है, हाँ कुछ कुछ ऐसा था, तो सब कुछ कुछ ये बड़ा गड़बड़, जो वो सब कुछ हो। चलिए, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सिंपल फर्क, या जो भी आप समझ रहे हैं फर्क क्या हो सकता है, क्या होता So है। direct tax. डायरेक्ट टैक्स जो है वो So इनकम पे direct. लगाया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। वो किस पे लगाया जाता है? सर जो हर कस्टमर पे लगाया जाता है, क्योंकि जो वो गुड्स परचेज करता है या सर्विसेज अवेल करता है उस पे लगाया जाता है। आवाज की बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई और? दो लोगों का स्पीकर खुला था। यस ईशिता, यू हैव टू से समथिंग। सर डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट लेती है जनरल पब्लिक से, लाइक इनकम टैक्स एंड ऑल। और सर इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो वो हम लोग देते इसके हैं, अलावा वो सर जैसे इनडायरेक्ट टैक्स। इंपोर्ट ड्यूटी वन वगैरह बाय वन, कस्टम वन से। बाय वन, वन बाय वन प्लीज। ऑनलाइन क्लास में वन बाय वन का ख्याल रखिए, वरना मुझे मिक्सिंग ऑफ आवाज आएगी एकदम से, बिल्कुल कॉम्बिनेशन। ठीक, एक की नंबर हो जाए तो दूसरा आओ, वही तरीका भी है। एक बॉलर को एक ही बैट्समैन फेस करे, दोनों लोग बल्ला लेके एक ही गेंद में जुड़ जाओगे, दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। किसी भी गेम का ये रूल नहीं है। ठीक, पढ़ाई एक प्रकार का गेम है, प्लीज स्टडी एंड एंजॉय इसको गेम के तरीके से, वन बाय वन।
ठीक, तो जो डायरेक्ट गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती है और जो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं लेती है, ठीक है। सर इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे टोल टैक्स वगैरह आ गया कि हम लोग बाय रोड यूज करते हैं तो इन सब पर टोल टैक्स पड़ता है, तो वो सब इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा। तो बेसिकली टाइप्स जो है वो आप लोग बता पा रहे हैं अच्छे से, ठीक। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती है और गवर्नमेंट इनडायरेक्ट लेती है, ये एक बड़ा फर्क है। हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? क्या जो आपने ये 4-5 देखे या कहीं लिखे मिल गए और कहीं के हिसाब से आपने इनको समझ लिया, इनमें से कोई अगर अचानक कोई नया टैक्स का वर्जन आपको बता दे कि ये वाला क्या होगा, तब या तो आप सर्च करोगे या ढूंढोगे यार ये इसको हम डायरेक्ट माने कि इनडायरेक्ट माने। व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द बेस ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इतनी बात समझ आने लग जाएगी तब हम लोग इनकम टैक्स या किसी पे आगे बढ़ेंगे। मैंने एक टैक्स की बात की कि टैक्स होता क्या है, ठीक। फिर ये कोई देने वाला है कोई लेने वाला है, ये सारी बात हो गई। अब बात हो रही है कि क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी मुझे कुछ बातें मिली हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, यस सिपाही, यू हैव टू से समथिंग। सर डायरेक्ट टैक्स सर जिस पे इम्पोज होता है वही पे करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पे इम्पोज होता है वो डायरेक्टली पे नहीं करता, लाइक सेलर पे करता बेटा है। कोई आवाज मुझे आपकी प्लीज वेरी सॉरी टू से कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बड़ी हल्की सी थी। आप ऐसा कर सकते हो, इफ यू हैव टू से समथिंग प्लीज राइट ऑन कमेंट्स, इस पे लिख दीजिए आप चैट पर, देन ओके सर। ठीक। और बाकी मैं अपनी तरफ से बताना शुरू कर देता हूँ जब तक शिफा जी लिख रही हैं कि आप पेन पेपर उठाइए फटाफट से। एक साइड पर आप बना लीजिए पर्सन, ठीक, ऑन द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आप बना लीजिए गवर्नमेंट। और इतनी बात हमारे आपके बीच में क्लियर हो चुकी है कि पर्सन पैसा देने वाला है और सरकार टैक्स के नाम पर जो पैसा है वो लेने वाली है। द फ्लो ऑफ मनी इज टूवर्ड्स फ्रॉम पर्सन टू गवर्नमेंट। इतना काम आप पेपर पर कर लीजिए। क्लियर? यहाँ तक तो सारे लोग क्लियर हैं कि जो पर्सन है उससे फ्लो ऑफ मनी इज ट्रांसफरिंग टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। एक साइड गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ही टैक्स ले सकती है, ठीक है ना। ये क्यों ले सकती है ये फर्दर डिस्कस करेंगे। आज मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क केवल समझाना है। द फ्लो ऑफ मनी इज फ्रॉम पर्सन टू द गवर्नमेंट। नाउ टू थिंग्स आर देयर। एक मैंने डिस्कशन के शुरुआत में आपसे बात की थी कि हाँ भाई अगर आप टैक्स लेने जा रहे हैं एकदम सिंपल टर्म्स में तो लोगे कितना यार, ये तो बताओ, और कैसे लोगे भाई। ये मिस्टर ए से इतना लोगे तो मिस्टर एस से इतना लोगे तो मिस्टर वाई से इतना लोगे, ये क्या है। तो वो बोलेगा नहीं ये इनके टर्नओवर के हिसाब से है, तो ये इनकी इनकम के हिसाब से है, मतलब सम क्राइटेरिया इज देयर एंड लेंगे सम रेट्स आर देयर। तो ये रेट्स और ये क्राइटेरिया ये भी तो कुछ काम कर रहा है ना, इसी के बेसिस पे तो टैक्स बन रहे हैं। जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक 500 रुपए का सामान खरीद के लाइए और उस पर 10% टैक्स है तो आपको 550 का पड़ेगा, 550 का पेमेंट करोगे एंड द परचेजर और द यूजर और द कंज्यूमर इज द अल्टीमेट पेयर। टैक्स तो उसी की जेब से ज्यादा है, 50 रुपए तो उसी ने दिए सरकार को, पर डायरेक्टली नहीं दिए, उसने दे दिया बीच में इंटरमीडियरी को। नाउ राइट द इंटरमीडियरी वर्ड। और यहाँ इंटरमीडियरी कोई सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है। यहाँ इंटरमीडियरी कोई आपका ओके कोई इंटरमीडियरी कोई आपका imposed on what eventually paid by the other, imposed and paid by the person directly, ठीक है। ठीक है, चलिए तो फर्दर डिस्कशन पर लोग आगे बढ़ाते हैं कि ये जो बीच में जो कलेक्ट करने वाला है दैट, इसके लिए आप लिख लीजिए इंटरमीडियरी। नाउ व्हाट आई एम डिस्कसिंग द फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम पर्सन टू गवर्नमेंट, एक लाइन आपकी ऐसे बने दैट इज डायरेक्ट। फ्लो ऑफ मनी is from person to intermediary, maybe the intermediary numbers may be 1, 2, 3, whatever they are, and then it is transferring towards the government. That is indirect.
ये तो एक बात हुई हमारी आपके साथ, जो कि आप लोगों को काफी हद तक क्लियर है, क्योंकि काफी हद तक आप लोगों को क्लियर है कि इसमें जो पैसा है वो सीधे देना पड़ता है, इसमें जो पैसा है कोई और ले जाता है और फिर वो सरकार को देता है। द पर्सन मीन्स द सेलर, जिससे आपने परचेज किया, उसने आज हम लोगों के एग्जाम्पल के हिसाब से अगर 550 की चीज आपको बेची तो वो 50 रुपए सरकार के खाते में जमा करेगा। दो लोग सेम है, पैसा देने वाला और सरकार, ये नहीं बदल रहे, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। बीच बीच में दूसरे लोग आ गए, उनको हम बोल सकते हैं द कलेक्टर ऑफ द टैक्स एंड द डिपॉजिटर ऑफ द टैक्स। वो कलेक्ट कर रहे हैं किसी से चेन में पीछे से और आगे वाली चेन को डिपॉजिट कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा, अगर हम इसी चेन को आगे बढ़ा ले, वी आर द कंज्यूमर, तो हमारा तो रिटेलर है, रिटेलर से खरीद के लाया। अब रिटेलर खरीद से लाया होगा होलसेलर से, तो वो उस पैसे को टैक्स के साथ में जमा करेगा होलसेलर के पास, और होलसेलर जमा करेगा मैन्युफैक्चरर के पास, उससे जाएगा सरकार के पास, अपने अपने लेवल पे वो जमा करेंगे। ठीक, तो दिस इज द चेन। तो जहां इंटरमीडियरी बीच में इन्वॉल्व है, दैट इज द इनडायरेक्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी फ्लो। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो थोड़ी थोड़ी मुझे इस आंसर में मिल रही है, ये नॉट आंसरेबल। नॉट आंसरेबल का क्या मतलब हुआ? ये जो वर्ड मुझे इसमें मिल रहा है कि एवरीबडी इज आंसरेबल एंड नॉट आंसरेबल, इसका इसेंस क्या है, इसका मतलब क्या है कि द कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ सच टैक्स मीन्स जो ये 50 रुपए है, जैसे हम लोग 500 का सामान खरीद के लाए थे, तो जो व्हाट वाज द 50 रुपीज, दैट इज बेस्ड ऑन सम रेट्स, कि इस तरीके के सामान के ऊपर 10% का टैक्स है। वही तो आपसे उसने लिया होगा डीलर ने, दूसरा तो नहीं ले सकता। मान लीजिए कि जो ये शर्ट है इस पे 10% का रेट है, गवर्नमेंट ने बोला कि शर्ट्स पे 10% का और पैंट्स पर 15%। अगर जो बंदा पैंट खरीद के लाएगा उसको 15% का टैक्स पड़ेगा। 500 रुपए की अगर पैंट है तो 75 रुपए देगा वो, ठीक है ना। और जो शर्ट खरीद के लाया वो 50 रुपए देगा। नाउ हु इज दिस डिसाइडिंग फैक्टर? द डिसाइडिंग फैक्टर इज द रेट एप्लीकेबल बाय द गवर्नमेंट एंड हु इज एग्जीक्यूटिंग सच थिंग। उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? दैट द डीलर मींस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दो चीज होती है बेटा टैक्स में, बहुत अच्छे से लिख लीजिए, एक मनी और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसको आप टर्म्स में बोलते हैं रिटर्न। जो शुरुआत में हम लोगों ने चर्चा किया कि ये भाई जो टैक्स लोगे तो कैसे लोगे, कितने पे लोगे, किससे कितना लोगे, तो बोलेंगे नहीं इस टर्नओवर पर, इस वैल्यू पर, इस इनकम पर ये रेट लगेगा। तो ये जो डेटा है, ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि मैंने 500 का सामान इस बिल नंबर से बेचा जो कि 10% से टैक्सेबल था, तो 500 रुपए तो हो गए मेरे सामान के, 50 रुपए हो गए टैक्स के, और ये इस बिल के अगेंस्ट में मैं आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ। दिस इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच इज कॉल्ड द रिटर्न। तो व्हेन द लायबिलिटी ऑफ producing the documentary evidence is on the intermediary, not on the person which is paying the real money, then it is indirect. ऐसे रटें आप, कभी गलती नहीं होगी किसी तरीके का टैक्स आपके सर के ऊपर लाद दिया जाए, कोई टैक्स का नाम आपको बता दिया जाए, बस आपको दिमाग क्या रखना है कि क्या मुझे टैक्स के पैसे के साथ उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उससे रिलेटेड प्रूफ कि ये टैक्स कितना है, कितना कैलकुलेट हुआ, ये भी मुझे ही देना है क्या? When both the things are attached with the same person who is paying the money is equally liable to produce the document regarding the tax value, then it is direct. If these two things are separate, the person paying money but not producing the documents regarding such, then the charge, or you can say the liability to produce the document, is lies with the intermediary, not on the person who is ultimately paying the money against the tax, then it is indirect. कुछ बात समझ आई? Yes, sir. ऐसे अगर आप समझ लेंगे कभी गलती नहीं होगी। आप सारे टाइप्स आप उठा के देखिए, जितने टाइप्स आपने मुझे बताए हैं,
आपको खुद सब कुछ क्लियर होने लग जाएगा, हाँ ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, बिना किसी देर के, बिना किसी गलती के। ना टाइप रखने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ जरूरत पड़ेगी, बस आपको केवल उठा के देखना है यार इसमें पैसा कौन दे रहा है और इसमें रिटर्न कौन दे रहा है। अगर ये दो डिफरेंट पर्सन है तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट है भाई, क्योंकि कलेक्ट किया किसी और ने तो वो डेटा दे रहा है कि मैंने इतने का बेचा था, इस पे ये लगा। होटल वाला आपको बिल देगा तो वो बताएगा मैंने इनको ये फूड पैकेट किया, ये खिलाया, ये पिलाया, इस पे इतना पैसा बनता है इनका और ये टैक्स है साहब। तो अब तो डॉक्यूमेंट वो दे रहा है ना अगेंस्ट बिल, आपने तो केवल पैसा दिया, देन इट इज इनडायरेक्ट। मैंने बोला ना, किसी तरीके की कोई सर्विस हो, किसी तरीके का कोई गुड्स हो, जहां आपसे पलट के कोई पूछने ना आए ये जो आपने टैक्स जमा किया ये क्या सही था क्या गलत था, समझ जाइए ये इनडायरेक्ट है। और जहां पर आप ही के ऊपर इसका बर्डन है, यहाँ आप वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ पर्सन, इसमें कतई ये कंफ्यूजन मत लाइएगा कि आपके बिहाफ पर अगर कोई लॉयर, आपके बिहाफ पर अगर कोई सीए खड़ा हो जाता है तो दैट इज अ सेपरेट पर्सन, वो अलग व्यक्ति है, ऐसा आपको नहीं समझना है। क्लियर? क्योंकि आपके बिहाफ पर अगर कोई एडवोकेट मुकदमा लड़ रहा है तो यही माना जाता है कि आप लड़ रहे हैं, ना कि वो एडवोकेट लड़ रहे। सेम विद द टैक्स फाइलिंग, अगर आपके बिहाफ पर कोई सीए कोई और आपका टैक्स फाइल कर रहा है तो वो दूसरा पर्सन नहीं है, वो आप ही हैं, क्योंकि आपको नॉलेज कम है, आपको असिस्ट करने के लिए वो आपका काम कर रहा है। ठीक, द लायबिलिटी लाइज विद यू। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट regarding the direct and indirect, please raise the question. Yes, beta, any doubt? नो, भी नो तो लिख सकते हैं आप, यस में दिक्कत है तो नो तो लिख सकते हैं, यस ठीक। अब सही है यार, मतलब पता भी तो चले यार कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक जा रही है। और नो, वेरी गुड। अब कभी भी, अब आपने जितने मुझे टैक्स बताया बेटा अभी तक, चाहे वो टोल बताया हो, चाहे वो परचेज बताया हो, चाहे वो सर्विस बताया हो, या आप इनकम टैक्स बता रहे हैं, ठीक, इस तरीके के जितने हैं इनको एक दफा आप उठाइए और इन पर निगाह डालिए, इसमें पैसा देने वाला कौन और रिटर्न भरने वाला कौन, बस दो बातें, टू थिंग्स। जहाँ ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन दिख जाए आप समझ जाइए ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है, कभी गलती हो ही नहीं सकती, रटने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, तो आज के सेशन में थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने ये जाना कि टैक्स है क्या शुरुआत से, फिर ये जानना कि क्या डायरेक्ट है और क्या इनडायरेक्ट है, क्योंकि कोर्स तो आपका मजे का है, तो हम लोगों को थोड़ा सा तो बेटा आगे भी बढ़ना पड़ेगा, एकदम धीमे हम लोग चल नहीं सकते। ठीक, और रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग बुक बेटा इसकी जरूर ले लें, किसी भी राइटर की ले लें, अगर सेम रहेगा तो देन इट इज इजी रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स, लेकिन लेटेस्ट। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, टैक्स को कोशिश करके नेट से पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। ये आखिरी तक टैक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट और लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट ये असिस्ट तब करते हैं व्हेन यू हैव पजेस सम नॉलेज, वरना वो तो अगर आपने खुला टैक्स और मान लो कुछ डाला तो वो तो इनकम टैक्स साइड में ले जाके आपको डायरेक्ट लॉ से कनेक्ट करा दे तो आप दुखी हो जाएंगे उसको, सेक्शन सब सेक्शन सब सेक्शन के नीचे सब सेक्शन प्रोविजन, एक एक चीज की इतने वो खोल देगा आपके आगे कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो। कोशिश करिए, भूख लीजिए और तब हम लोग साथ साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा। अब थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग का टॉपिक क्या है, इनकम। हमने टैक्स को जाना, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जाना, और डायरेक्ट में एक चीज इनकम टैक्स होती है, क्योंकि अब सबको पता है कि इनकम टैक्स में इनकम भी आपको बतानी पड़ेगी, तब आप बताएंगे कि मेरी ये इनकम है, इसमें इन रेट्स के हिसाब से ये टैक्स पड़ता है, तो आप पैसा भी दे रहे हो, संग में रिटर्न भी फाइल कर रहे हो, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे रहे हो। दैट इज हाउ इट इज।
तो इसकी भी तो कोई ब्रीफ हिस्ट्री होगी कि इनकम टैक्स का जन्म कहाँ से हुआ। ये पहली क्लास है तो ये तो पता ही होना चाहिए, आगे हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे फिर फर्दर नेक्स्ट सेक्शन में। तो फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1860, 1860 भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, और तब ब्रिटिशर्स के रूल्स थे हम लोगों के ऊपर, ठीक है। तो जब हमारा 1857 में जब फ्रीडम फाइट हुई, आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत सुनी होगी, इसमें रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर, ये सारे लोग पार्टिसिपेट्स थे, डॉक्टर टोपे और नाना साहब और ये सारे। तो उस रेवोल्यूशन में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर था ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको बहुत नुकसान पहुंचा। एक्चुअली दे आर रीयूड, वो बर्बाद हो गया उस समय पूरी तरीके से। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि कई कई दिनों तक ये जो रेवोल्यूशन थे उन्होंने कई कई जगहों पर कब्जे कर लिए, उनके कितने महीनों महीनों तक उनके शासन चलते रहे, फिर दोबारा अटैक हुआ, फिर ब्रिटिश वहां पे पहुंच पाए। तो इन सब में उनकी फोर्सेस का, उनके एस्टेब्लिशमेंट्स का बहुत नुकसान, बर्बादी की कगार पे। तो जो फॉर्म ऑफ टैक्स उस समय चला करता था, जो डिस्कशन में मैंने इसीलिए पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया, दैट वाज द लगान। तो बेटा जो अगर आपको कोई पॉकेट मनी मिल रही है तो उस हिसाब से आपके खर्चे सेट है, ठीक। तो जो भी गवर्नमेंट के पास लगान आ रहा था उसके हिसाब से उसके अपने रेवेन्यूज के एलोकेशंस क्लियर थे कि ये पैसा आ रहा है, इसको यहाँ लगाना है, इतनी हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह है, इतने हमारी आर्मी फोर्सेस की तनख्वाह है, ये डेवलपमेंट्स हैं, और इस सिस्टम से हमारा एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू है। नाउ दिस रेगुलेशन क्रिएटेड ए बिग इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यूज। अब उन्हें बड़ा रेवेन्यू चाहिए था, क्योंकि अब उन्हें दोबारा एस्टेब्लिशमेंट्स को, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको दोबारा खड़ा करना था। तो दे नीड ह्यूज फंड, और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन था दैट वाज द लगान, वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एलोकेशन ऑफ मनी से सेटिस्फाई हो जा रहा था। तो ये नया कहाँ से मिले, दैट वाज द बिग इशू। समझ आती जा रही है आपको बात? तो उस समय पर एक नाम लिख लीजिए, सर जेम्स विल्सन। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस इनकम टैक्स को टू मीट द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। ये 1857 के रेवोल्यूशन से जो लॉसेस हुए, इनको रिकवर कैसे किया जाए, दोबारा आर्मी कैसे खड़ी की जाए, दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए नया रेवेन्यू चाहिए था। तो इसके लिए वहां पर इनकम टैक्स नाम की चीज लाई गई 1860, वहां से शुरुआत इसकी होती। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1886 में एक सेपरेट एक्ट was passed, और ये एक्ट इन्फोर्स रहा अप टू 1917। चेंजेस होते रहे टाइम टू टाइम, some changes was made in this act, लेकिन इन्फोर्सेबल रहा अप टू 1917। Then a new income tax act was passed in 1922। मतलब जो मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई भी अगर फ्लो है, इफ इनकम टैक्स इज अ थॉट और अ थ्योरी और थिंग इम्प्लीमेंटेड, तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट, सोसाइटी नीड, रिक्वायरमेंट बदलती चली जाएगी, वो भी चेंज होता चला जाएगा। तो कभी कभी पूरा ही बदलना पड़ता है, तो दैट इज द न्यू एक्ट इम्पोज्ड, या जहां जहां पे चेंजेस करने होते हैं दैट इज द अमेंडमेंट्स। ठीक, और ये अब भी चलता रहता है, हर साल आपके उसमें चेंज। जब भी आपका बजट आता है तो जो फाइनेंस एक्ट है उसमें फिस्कल पॉलिसी के तहत अब आप नई पॉलिसी बताती है गवर्नमेंट, आप कभी भी उसमें लोकसभा के पास देखो मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए इतना फंड है, इसके लिए इतना फंड है, आपने सब प्रपोज बजट को बता दिया। नाउ वेयर यू आर गोइंग टू एक्वायर इट,
तो फिर वो एलोकेशन बताएंगे कि यहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट है, यहाँ से ये, और इतना टैक्स का और रेस करना है। दिस इज द प्रोजेक्टेड टैक्स कलेक्शन। और प्रोजेक्टेड टैक्स कलेक्शन के लिए दो काम करने पड़ेंगे, या तो टैक्स नेट को बढ़ाइए या रेट को बढ़ाइए या नए तरीके के टैक्स इंपोज करिए, तभी तो प्रपोज्ड कलेक्शन बढ़ेगा आपका। इफ यू हैव डिफाइंड एज स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उल्टा चलता है हमारे बजट। डिफाइन क्या देता है? प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर्स। अब रेस क्या करना है? वो अमाउंट रेस करना है जिसको मीट आउट कर, या तो नेट बढ़ाने की चर्चाएं होती है कि इस टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ से लोग जोड़े जाएं, कैसे कैसे नए लोगों को इम्पोज किया जाए, या रेट बढ़ाइए या कुछ नए लेके आइए। तो इन सब के लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज टैक्स इज अ लॉ, इट इज अ एक्ट, तो उसमें अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं। ठीक, तो अमेंडमेंट की बात हो गई, चेंजेस की बात हो गई, इतनी सारी बात। फिर एक लॉ कमीशन बनता है आपके यहाँ 1956। आज थोड़ी इसकी बात होगी थ्योरेटिकल, आगे से ज्यादा नहीं होगी। एक सेशन में बहुत ज्यादा कल के 1.5 सेशन में ये सारी थ्योरी किनारे हो जाएगी और बेसिक एकदम डायरेक्ट हम लोग टैक्स के उस प्लेटफॉर्म पे चल देंगे। ठीक, तो 56 में कमीशन बनता है, क्योंकि ये काम करता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द टैक्स इवेजन। लोगों में जो एक प्रथा है कि टैक्स को कैसे छुपाएं, कैसे बचाएं, इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ काम। ठीक, और ये सब करने के बाद में फाइनली वो कोई कमिटी बनती है, फिर ठीक है, एक कमेटी बनती है, वो अपनी रिपोर्ट फाइल करती है 1959 फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस एंड टू प्रिवेंट द इवेजन ऑफ टैक्स। कि कैसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, कैसे जो प्रथाएं कि जिनसे इनकम टैक्स देने से लोग बचते हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सके, इसके ऊपर एक कमेटी बनती है और वो अपनी रिपोर्ट 1959 में फाइल करती है। So on basis of the past experiences, on the basis of the future funds, गवर्नमेंट इज नीड, क्योंकि अब तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं, बात 1959 की हो रही है, तब आगे किस तरीके के फंड्स की जरूरत है, और जो हमारे पास डेटा कलेक्टेड है, जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का ट्रेंड है इन द टैक्सेस, वो भी हमें पता है, और जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट भी हमें पता है, हमें ये भी पता है लोग बचाने के लिए तैयार घूमते हैं, उसका प्रिवेंशन कैसे करना है, इसकी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं। ये सब का assimilation, after the assimilation of all these type of views and the findings of the committee, finally the Income Tax Act 1961 was passed। तो ये आपके लिए लास्ट वीक का पत्र है, फाइनल वर्डिक्ट। ठीक, 1961 में आपका इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके बाद जो ये आपका इनकम टैक्स बन गया, ये सारी जगह पे लागू, होल इंडिया। यहाँ पे होल इंडिया में वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी है वो तो पूरी तरीके से आपकी यूनियन टेरिटरी बन गई, तो अब तो सारे लॉज वहां पे लागू हो रहे हैं। लेकिन उस समय में अधिकतर जो हमारे कानून थे वो JNK में लागू नहीं होते थे, लेकिन इनकम टैक्स एक ऐसा कानून था जो सारी जगह लागू था, इंक्लूडिंग GN। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको कहीं नोट डाउन कर लेना चाहिए इन द स्टार्स। The taxes and the rules and laws prevailing in that era, so many of them are not implemented or applicable in the JNK, but only income tax is applicable. Okay, यहाँ तक की हमारी आपकी बात, एक सारी जगह लागू होता चला जाए, फिर इसमें और अमेंडमेंट्स आते रहे और चेंजेस होते रहे, वो समय समय पे होते रहे, और फाइनली इट इज कमिंग टू द फोर्स। ये डेट और नोट कर लीजिए, फाइनली it is came into the force from 1st April 1962
और 1 अप्रैल 1962 से ये पूरे देश में जैसा एक्ट बना उसी तरीके से लागू कर दिया गया। क्लियर? अभी तक के डिस्कशन पे कोई डाउट बेटा? नो सर। नो। ओके, तो अब कुछ कुछ आपको अंदाजा होने लगा होगा कि टैक्स होता क्या है, टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, और इनकम टैक्स की शुरुआत धीरे धीरे हम लोगों ने शुरू की है, चलता कैसे। ठीक, अब कल के सेशन पर हमारा फोकस रहेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इनकम टैक्स। ठीक, फर्दर इसके कितने हेड हैं और इनकी डेफिनेशंस पे जाएंगे हम छोटी छोटी, क्योंकि जब ये डेफिनेशंस क्लियर होगी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो हम लोगों ने सिंपल टर्म्स में डिस्कस किया ना आपसे कि एक देने वाला है कोई और कोई एक लेने वाला है, तो ये जो देने वाला है इसको क्या बोलते हैं? पर्सन। तो पर्सन कितने तरीके के हो सकते हैं? कौन पर्सन है? ये देने वाला है, इसका भी तो कुछ नाम होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक, तो छोटी छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कल के सेशन में और कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज थोड़ा सा अगर इनको देख के आ जाएंगे आप लोग तो और अच्छा होगा, फिर हम लोग धीरे से और आगे बढ़ जाएंगे। तो एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सेशन यू मे फ्री टू आस्क। नो सर। देन सर बुक का Yes. पब्लिकेशन बता दीजिए सर। पब्लिकेशन यस, सर, बुक का पब्लिकेशन। बुक का पब्लिकेशन साहित्य प्रकाशन, साहित्य दो, ओके सर। और राइटर है H.C. मेहरोत्रा। H फॉर हरियाणा, C फॉर चंडीगढ़ एंड मेहरोत्रा। ठीक, और बेटा लेटेस्ट एडिशन लेना, पुराना बिल्कुल मत लेना, यस सर, यस सर। पढ़ा हुआ किसी का कुछ, क्योंकि वर्जन बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ओके, यस, लेटेस्ट वो खुद ही बता देंगे कि इस समय कौन सी लेटेस्ट चल रही है, जैसे आप अच्छे किसी भी बुक सेलर के पास जाएंगे। ठीक, जिसने अभी तक के फाइनेंस एक्ट को इंसर्ट कर लिया, लेटेस्ट वर्जन वही दे, आपको तो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन चाहिए, वही लेटेस्ट वर्जन आपको देंगे। ठीक है, ओके, यस 2021 में किया। तो नाउ इट इज टाइम टू लीव। वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा मुझे इस मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नाउ इट इज टाइम टू लीव, कल मुलाकात होती है हम लोगों की। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।